नमस्कार, टीवी 6 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मराठा आरक्षण को लेकर अभी जो आंदोलन चल रहा है, अगर उसकी बात की जाए तो उसकी शुरुआत 1 सितंबर से हुई और ये मराठाओं के लिए ओबीसी का दर्जा मांग रहे हैं। इनका दावा है कि सितंबर 1948 तक निजाम का शासन खत्म होने तक मराठाओं को कुणबी माना जाता था और ये ओबीसी थे, इसलिए अब फिर इन्हें कुणबी जाति का दर्जा दिया जाए और ओबीसी में शामिल किया जाए। आज चर्चा इसी पर, लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप टीवी 6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अब अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विश्वास उतगी जी जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट ये रहे हैं, इनसे ही चर्चा करेंगे। और भी मेहमान हमारे साथ अभी कुछ देर में जुड़ने वाले हैं। तो आपका स्वागत है विश्वास जी। जिस तरह से हम देख रहे हैं, ये मराठा आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने देखा, आग जनी हुई, बसों में तोड़फोड़ की गई है, कहीं ना कहीं अब ये बहुत ज्यादा उपद्रवी भी होता जा रहा है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? मराठाओं का जो आंदोलन है वो उनके पूरे जाति के लिए कुणबी सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे आपने सही बताया कि निजाम के वक्त में कुणबी सर्टिफिकेट मिलके सभी लोगों को एक आरक्षण मिलता था, अब वो नहीं मिल रहा है। और मराठा समाज में आज की हालत ऐसी है, ये सबको मालूम है कि महाराष्ट्र में 1960 के बाद जितने भी कांग्रेस के गवर्नमेंट्स हुए और किसी के भी हुए, यहाँ पे मराठा चीफ मिनिस्टर या मराठा पावर है। लेकिन वेस्टर्न महाराष्ट्र हो या और कहीं भी हो, ये जो बड़े शुगर बैरन्स है या बड़े किसान है, इनमें बहुत अमीरी मराठा लोगों में है। लेकिन ये बात आम नहीं है। मराठा जाति में बहुत सारे लोग ये गरीब है। अभी हम देखते हैं कि पिछले 50 साल में ऊपर के स्तर पर बहुत बड़ी अमीरी है मराठा लोगों में, पावर उनके हाथ में थी, लेकिन बहुत बड़ी गरीबी भी है। इसलिए मजदूर हो, खेत मजदूर हो या फिर एजुकेशन में ये बहुत पिछड़े हैं। और इसलिए आज वो महसूस करते हैं कि निजाम के वक्त हमको कुणबी जात की एक सर्टिफिकेट रिजर्वेशन मिलता था, अभी हमें रिजर्वेशन नहीं है। और एससी एसटी और ओबीसी को रिजर्वेशन है। हमारी गरीबी दूर करने के लिए हमें रिजर्वेशन चाहिए। अब ये एक इशू जो है, अगर देना भी है रिजर्वेशन, तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट और संविधान के जो दायरे में ये कैसे बैठेगा, ये केंद्र का सवाल है। अब हम सब जानते हैं कि 50% के ऊपर ये जब आंकड़ा जाता है तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब ये पिछले 5 साल से ये झगड़ा महाराष्ट्र में चल रहा है। ये बहुत बड़े पैमाने पे जब चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस थे महाराष्ट्र में, उस वक्त महाराष्ट्र के हर जिले में, हर तालुका में एक बहुत बड़े बड़े रैलियां निकलती थी। उसके बाद हाल ही में, जैसे आपने बताया, सितंबर के फर्स्ट वीक में एक मनोज जरांडे जी ने एक उपोषण किया, जिसको अनशन किया। वो अनशन करीब करीब 30 दिन के बाद, नहीं 30 दिन नहीं, 15 दिन के बाद चीफ मिनिस्टर वहां पे जाके उन्होंने उसको मौसम्बी का शरबत दिया और वो खत्म हो गया। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम 30 दिन के अंदर मराठा जाति को एक आरक्षण दिलवाएंगे, मेरी सरकार काम करेगी इसके लिए। 30 दिन के बाद 40 दिन हो गए। अब सवाल यह है कि चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे अपना वादा पूरा नहीं कर रहे और मनोज गरांडे कह रहे हैं कि मेरी जान जाए तो जाए, लेकिन मैं कुणबी सर्टिफिकेट जो है मराठा पूरे कम्युनिटी के लिए वो लेके रहूंगा। या तो हम आरक्षण की जश्न मनाएंगे या फिर मेरी जान जाएगी। अब उनकी अगर जान जाती है, वो अभी बहुत बुरी हालत में है। पूरी महाराष्ट्र की कम्युनिटी मराठा लीडरशिप मुंबई में एक डिस्कशन कर रही है। उसमें से क्या निकलेगा किसी को मालूम नहीं है। लेकिन हर पार्टी के मराठा जाति जमाती के लीडरों को एक बहुत बड़ा एक शौक है कि रिजर्वेशन देना है तो कैसे देंगे। सुप्रीम कोर्ट, संविधान और इन सब के लिए एक आश्वासन जो इस कैबिनेट ने दिया है, ये नहीं दे सकते। और यहाँ पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर है कि जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आ गई है। एनसीपी के मतलब जिसको कहते हैं अजित पवार ग्रुप और एकनाथ शिंदे ग्रुप का शिवसेना और बीजेपी के लोगों पर भी हमला हो रहा है। उनके ऑफिस, घर, उनके व्हीकल्स, इसके ऊपर आक्रमण हो रहा है। जलाए जा रहे कार्स, जलाए जा रहे घर, जलाए जा रही प्रॉपर्टी।
अब ये हिंसा का जो वातावरण फैल रहा है, इसमें आज का गवर्नमेंट पूरी तरह से कॉर्नर हो गया है। और ऐसी स्थिति में आरक्षण मिलना एक बात है, लेकिन ये इसको इस ढंग से पॉलिटिसाइज हो गया है कि सरकार बचेगा या नहीं, इसके ऊपर भी एक सवाल या निशान खड़ा हो गया है। और आज शायद मेरे ख्याल से बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के मराठा लीडरशिप बम्बई में है, पता नहीं वो क्या कर सकेंगे, लेकिन खतरा ये है कि वायलेंस रुकेगा नहीं। और इसका आज की जो गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंटर की हो चाहे वो स्टेट की हो, वो दोनों खतरे में आ सकती है, क्योंकि मराठा कम्युनिटी आज जो रास्ते पे है वो इंडिया फॉर्मेशन के साथ है और बीजेपी और एकनाथ शिंदे और अजित पवार के खिलाफ है। बस मैं यहीं पे रुकता हूँ, आगे के सवाल पे और बात तो सर यही माना जाए कि जो एकनाथ शिंदे की सरकार है वो विफल रही है, खास तौर से जो मराठाओं के जो राइट्स थे, आरक्षण की बात कही जा रही थी, अगर वो भी उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे बड़ी समस्या क्या हो सकती है किसी सरकार के लिए कि उनके रहते इतना सब कुछ हो रहा है, इतनी ज्यादा जिस तरह से आगजनी की खबरें सामने आई इस आंदोलन के दौरान, तो एक तरह से सरकार का फेलियर है ये। अब मनोज जरांडे ने कहा कि आप हिंसा मत फैलाइए और हिंसा से कुछ नहीं होगा, लेकिन आम मराठा आदमी जो आत्महत्या कर रहा है, युवा, उसको उन्होंने कहा कि आप आत्महत्या मत करो, आप लड़ते रहो, हम अपने लिए लड़ते रहेंगे, हक के लिए, ये बात होती रहती है। लेकिन उनकी हालत इतनी खराब है कि वो वहीं पर गिर गए हैं, वो बेहोश भी है, वो पानी भी नहीं पी रहे और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है। ऐसे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने, चीफ मिनिस्टर ने, जो उनको कहा है कि मैं 30 दिन के अंदर सवाल सॉल्व करूंगा, मेरी गवर्नमेंट करेगी, मतलब कौन? अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस तो उनके डेप्यूटी है, चीफ मिनिस्टर को एकनाथ शिंदे है। अगर उनकी गवर्नमेंट उनकी जो कमिटमेंट है उसको पूरा नहीं करती है, तो पूरा एटमॉस्फेयर, सेंटर में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी है, डबल इंजन की सरकार है और असिस्टेंट उनके एनसीपी का एक गुट है, दूसरा एक शिवसेना का एक गुट है। तो ये तीनों गुट महाराष्ट्र में आगे के दिनों में धराशायी होंगे, क्योंकि उनकी साख, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। बिल्कुल। एक तरफ से मतलब किसको कहते हैं, हिंसा हो रही है, लेकिन उस हिंसा का बीजेपी का सेंटर का गवर्नमेंट और स्टेट का गवर्नमेंट, ये खतरे में आने की बहुत बड़ी संभावना है। जी, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, अकीफ साहब जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं छत्रपति शिवाजी मुस्लिम ब्रिगेड के, महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है TV6 न्यूज नेटवर्क पर। और अकीफ जी, एक बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि इस मराठा आंदोलन से क्या कुछ नुकसान हो सकता है, और अगर हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो 27% रिजर्वेशन होता है, ऐसे में ओबीसी के अंदर और कितनी जातियां आ सकती हैं, और क्या ये संभव है या सिर्फ इस पर राजनीति हो रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि महाराष्ट्र में, जैसे आपने पहला सवाल किया कि महाराष्ट्र में जो नुकसान हो रहा है, मैं पहले उसी का जवाब दूं कि ये महाराष्ट्र में जिस तरह से पिछली मर्तबा मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए जो आंदोलन किया था, इस सरकार ने, मुझे लगता है, मनोज जरांगे पाटिल और मराठा आरक्षण के जो आंदोलनकर्ता थे उनको बेवकूफ समझकर उन्होंने कहा कि हम 30 दिन के अंदर ये समस्या सुलझा लेंगे। जी। ये इतनी बड़ी नादानी थी एकनाथ शिंदे और पूरी सरकार की, जबकि बहुत अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो ये समस्या इतनी आसान नहीं है कि 30 दिन के अंदर ये समस्या सुलझाई जाए, और नहीं सुलझाई जाती तो आपने क्यों आश्वासन दिया कि हम 30 दिन में करेंगे? मनोज जरांगे पाटिल ने ये कहा कि 30 दिन नहीं, मैं आपको 40 दिन दूंगा, आप 40 दिन में समस्या का समाधान कीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि 40 दिन में ये जो शिंदे, फडणवीस और अजित पवार सरकार है, ये सरकार ने 40 दिन में आखिर क्या किया है? कौन कौन से स्टेप्स लिए, किस तरह से समस्या को सुलझाने के लिए काम किया है, कौन सा सर्वे किया है? सुप्रीम कोर्ट में अगर ये समस्या, यानी मराठा आरक्षण की समस्या, वहां पर जाकर ये सक्सेस नहीं होती है, यानी कि मराठा आरक्षण नहीं मिलता है, जिन बुनियादों पर, जिन पॉइंट्स पर ये मराठा आरक्षण विफल हो गया सुप्रीम कोर्ट में,
तो वो समस्याओं को सुलझाने के लिए ये सरकार ने क्या किया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इतने 40 दिन, बल्कि अभी और समझिए कि उसमें 10 दिन जोड़ दीजिए तो 50 दिन हो रहे हैं। ये सरकार ने मनोज जरांगे पाटिल और सकल मराठा समाज जो आंदोलन कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर मराठा आंदोलन आरक्षण के लिए, क्या किया इनके लिए, कितनी मीटिंग्स ली, अपनी कौन सी समस्या उनके सामने रखी, उनके प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए कौन सी कानूनी अड़चन है, व्हाट आर द बैरियर्स इन लॉ एंड हाउ टू गेट द रिजर्वेशन, ये क्या उनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन चलता रहा। मैं ऐसा मानता हूं कि शिंदे सरकार ने किसी भी तरह के ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किए। और एक चीज आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में जो देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने माइक बंद है इसलिए उन्होंने ये कहा कि कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी बात करना है और हाँ बोलना है, निकल जाना है। ये उन्होंने आपस में कानाफूसी की। माइक चालू था प्रेस कॉन्फ्रेंस का और ये सारी पब्लिक ने भी देखा, जो प्रेस रिपोर्टर्स थे उन्होंने भी देखा और पूरे महाराष्ट्र ने भी देखा। ये जो हम जिसे मराठी में कहते हैं कि टोटली निष्काळजीपना, यानी कि आपने इस पूरे आंदोलन को बहुत ही हल्के में लिया है। आपने ये समझा है कि कुछ नहीं करना है, बस बैठना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और हाँ हाँ करके जो है ना सारी बातें सुननी है और उनके चले जाना। आज जो नुकसान हो रहा है ये एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस सरकार की निकम्मेपन की वजह से। इनके जो टोटली फेल्यूर है ये उसका खमियाजा महाराष्ट्र की जनता भुगत रही है। सिर्फ मराठा समाज नहीं, महाराष्ट्र के करोड़ों लोग जो गांव से देहात जाते हैं या वहां से शहर आते हैं, जो ट्रैवलिंग करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में करीब 30 to 40% जो हाईवेज है, जो एसटी जिसे कहते हैं स्टेट ट्रांसपोर्टेशन, वो ठप हो चुकी है। ये महाराष्ट्र सरकार की वजह से हुआ है। मराठा आंदोलनकर्ताओं ने बार बार मुद्दत दी, बार बार उनको चेतावनी दी, बार बार जरांगे पाटिल ने भी उनसे कहा, विनंतियां की, कई मीटिंग अभी फोन पर बात हुई। इन सबके बाद रिजल्ट क्या है? अ बिग जीरो। जहां से बात शुरू हुई थी आज भी समस्या वहीं पर है। ये महाराष्ट्र को भुगतना पड़ रहा है। जो नुकसान हो रहा है किसका? जनता का। और ये किस लिए हो रहा है? इसका कारण कौन है? इसकी जड़ कौन है? ये महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस अजीत पवार सरकार है। महाराष्ट्र के मराठा आंदोलनकर्ताओं को दोष मत दीजिए। अपनी मुसीबत या अपनी जो बला है या अपना निकम्मापन जो है वो महाराष्ट्र के मराठा आंदोलनकर्ताओं पर थोपने का कोई भी प्रयास ना हो। अब दूसरी बात, अब यहां से आप आगे चलते हैं तो 27% जो ओबीसी का आरक्षण है, 27% ओबीसी आरक्षण ये खुद ही अपनी जगह जो टोटल ओबीसी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से ये कम है, ये ज्यादा नहीं है, ये कम है। ओबीसी कम्युनिटीज की अगर आप टोटल संख्या देखिए तो आपको लगेगा कि महाराष्ट्र में कम से कम जो है 268 प्लस ये अलग अलग जातियां हैं, जिसमें मुस्लिम्स भी है, क्रिश्चियंस भी है और हिंदूज की ओबीसी कम्युनिटीज भी है। तो इनकी जो टोटल संख्या अगर आप देखेंगे, टोटल पॉपुलेशन देखेंगे, तो मैं समझता हूं कि कम से कम महाराष्ट्र में ये 60% प्लस इनकी जनसंख्या होती है। और ओबीसी का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है कि महाराष्ट्र के मराठा को ओबीसी में आप शामिल न करें, डोंट इंक्लूड द मराठास इनटू ओबीसी। क्यों? क्योंकि पहले ही हम लोगों को जो 27% का आरक्षण है वो बहुत कम है। अब अगर मराठा जैसी एक डोमिनेंट कम्युनिटी को जिसकी संख्या बहुत बड़ी है, अगर उसको इस 27% में शामिल करेंगे तो जो हमारा हक है या हमको जो थोड़ी बहुत सहूलत मिलती है वो भी ये जो डोमिनेंट कम्युनिटी है मराठा वो लेगी, ये डर है। अब इसका जो पर्याय होता है तो पर्याय ये है कि सबसे पहले ईमानदारी के साथ महाराष्ट्र में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मराठा समाज को भी समझ में आएगा कि इस महाराष्ट्र में टोटल ओबीसी की जनसंख्या कितनी है, कितनी जातियां हैं, ये भी समझ में आएगा।
दूसरी बात, महाराष्ट्र का मराठा भी जब जाति आधारित जनगणना होगी तो मराठा की भी होगी, तो मराठा की भी जाति आधारित जनगणना के कारण ये पता चलेगा कि इस महाराष्ट्र में एग्जैक्ट मराठा कम्युनिटी कितनी संख्या में है, उनकी टोटल पॉपुलेशन में कितना परसेंटेज है। दूसरी बात जो है, मराठा के अंदर जो कुणबी मराठा है उसको ऑलरेडी ओबीसी में आरक्षण मिल चुका है। कुणबी मराठा जिसको कहते हैं उसको आरक्षण ओबीसी में ऑलरेडी है, और ऐसा माना जाता है, अभी तो जाति आधारित जनगणना हुई नहीं है इसलिए परफेक्ट फिगर मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन टोटल जो मराठा पॉपुलेशन है, मराठा 96 कुड़ी मराठा प्लस कुणबी मराठा, अगर इनकी संख्या देखी जाए टोटल महाराष्ट्र की पॉपुलेशन में अराउंड 30 to 35% है, ऐसा बताया जाता है। हो सकता है इसमें 2-4% इधर उधर हो जाए, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर शायद सरकार के पास भी ना हो, लेकिन जाति आधारित जनगणना होती है तो मराठा को भी पता चलेगा कि उनकी टोटल जनसंख्या कितनी है, ओबीसी को भी पता चलेगा इनकी टोटल जनसंख्या कितनी है, एससी एसटी को भी पता चलेगा, और जो ओपन कैटेगरीज है उनको भी पता चलेगा, क्योंकि एक बार जाति आधारित जनगणना होने से सब कुछ पिक्चर बहुत ही क्लियर हो जाएगी। अब आखिरी चीज जो है, ये 27% में अगर मराठा को शामिल करते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि 27% ऑलरेडी ये कम है। अगर महाराष्ट्र की मराठा पॉपुलेशन जो आज ओबीसी का आरक्षण मांग रही है उसको भी शामिल करेंगे तो ये अराउंड पूरे टोटल महाराष्ट्र का जो पॉपुलेशन है उसका अराउंड 80% तक हो सकता है। आप 80% की जनसंख्या को आप 27% में कैसे दे सकते हैं? या तो उसका पर्याय ये है कि आप जिस तरह से पिछली सरकार ने महाराष्ट्र के मराठा को 15% का रिजर्वेशन दिया था, आप 27+15 कीजिए, 27+15 करके वो 15% आप टोटल मराठा को रिजर्वेशन दीजिए एज ए ओबीसी। ये एक पर्याय हो सकता है। या तो जिस तरह से केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस एक रिजर्वेशन दिया था जी, मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी, जैसे हम लोग और आप लोग सभी लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मर्यादा दी है 50%, तो आप ये बताइए कि ये 10% जो ईडब्ल्यूएस की आरक्षण है वो तो सिर्फ 50% की मर्यादा को लांग करी है ना, वो तो 10% जो है 60% हो जाती है। तो इसी तरह से केंद्र की मोदी सरकार अगर मराठा को आरक्षण देना चाहती है तो पार्लियामेंट में बिल लाए कि महाराष्ट्र के मराठा को 15% का आरक्षण दिया जाना चाहिए, और 27+15% ये जो है उनको आरक्षण मिलेगा, और जो टोटल ओबीसी का आरक्षण होगा उसमें से 15% मराठा के लिए आरक्षण खास रखा जाए, अलग रखा जाए, ताकि 27 पर कोई अन्याय न हो, और मराठा की जो डिमांड है आरक्षण की वो भी पूरी हो जाए। मेरे सामने एक पर्याय लगता है। ठीक है, ठीक है सर। विश्वास जी, अब तक हमने देखा 1960 से तकरीबन 20 सीएम बने हैं महाराष्ट्र में, जिसमें 12 खुद मराठा थे, लेकिन उन्होंने भी इस आरक्षण की बात को नहीं उठाया या इसके लिए कुछ काम नहीं किया। सवाल यही है कि मराठा जाति महाराष्ट्र में फॉरवर्ड मतलब अमीर है, ये सोच है। मैंने मेरे प्लेसमेंट में कहा था कि सत्ता में मराठा है, लेकिन मराठा में जो किसानी बड़े किसान हैं, अमीर किसान हैं, वो शुगर बेल्ट पे है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी मराठी जाति वो अमीर है, बिल्कुल नहीं। तो एजुकेशन में हो या फिर रोजगार में हो, मराठा समाज गरीब है। अब रोजगार भी नहीं हो रहा है जी, तो रिजर्वेशन की बात वो इमोशनल बन जाती है। अगर कुछ करना भी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का और संविधान का दायरा है जी। अब ये बात एकनाथ शिंदे के बिल्कुल हाथ में नहीं है, देवेंद्र फडणवीस के हाथ में नहीं है, अजित पवार के मराठा होने के बावजूद हाथ में नहीं है। ये हालात है जी। तो ऐसे वक्त ये लोग प्रॉमिस करते हैं बड़ी बातों का जो उनके हाथ में नहीं है। मोदी जी ओबीसी हो या कोई भी हो, उनके हाथ में पावर है, वो कुछ नहीं करते। तो ये कौन होते हैं उनको लोगों को आश्वासन देने वाले? दे आर प्लेइंग विद इमोशंस। अब वो उनके ऊपर बूमरैंग हो रहा है। मराठा समाज में पिछले 30 साल में रोजगार नहीं है, एजुकेशन नहीं है, और आज बहुत सारे लोग गरीब हैं। जब अकाल होता है तो बम्बई शहर में
फुटपाथ पर और प्लेटफॉर्म पर वही लोग आके खड़े होते हैं, दलित भी खड़े होते हैं और मराठा भी खड़े होते हैं, रोजगार के लिए बंबई, पूना, औरंगाबाद में जाते हैं। ये आज के हालात है पिछले 30 साल की। तो कहने का मतलब रोजगार नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन की बात आ रही है। और ये आज की सरकार इनको इतना आश्वासन दे रही है और इतने गलत ढंग से अपनी इकोनॉमी को पेश कर रही है। आज ही देखिए, सभी एडवर्टाइज में कहा जा रहा है भारत सरकार की इकोनॉमी दुनिया में नंबर 2 पे आएगी। कब आएगी? 2047 में। 4 महीने के अंदर अंदर लोकसभा इलेक्शन में जाने वाले हैं। जी। अपने कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं 2041 में सूट कोट पहन के खड़ा रहूंगा। ये किसको उल्लू बनाते हैं? आम आदमी को ये समझ में आ रहा है। लेकिन रिजर्वेशन का मामला ये अभी इमोशन का बन गया है, क्योंकि इनको लगता है कि लेकिन इमोशन इसलिए मैं कह रहा हूं, रिजर्वेशन SC/ST का जा चुका है, ओबीसी का भी नहीं है। तो मराठाओं को मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। ऐसे वक्त जब कोई भी एक रोजगार नहीं पैदा हो रहा है और महाराष्ट्र सरकार में सार्वजनिक क्षेत्र हो, प्राइवेट सेक्टर हो, नौकरी नहीं, तो रिजर्वेशन कैसे आएगा? अगर लाना भी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लाना पड़ेगा। तो ऐसी हालात में लोगों को गुमराह करना, फंसाना, ये बुमरैंग हो रहा है। इसलिए जरांगे पाटिल जीरो से हीरो बन गए हैं, क्योंकि वो जेन्युइनली रिजर्वेशन के लड़ रहे हैं, गरीब मराठाओं के लिए लड़ रहे हैं। और ये सिर्फ निजाम के वक्त क्या था, अब क्या है, इन बातों से कुछ नहीं होगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी अगले सेशन में एक बिल लाएंगे कि नहीं, मोदी को आके यहाँ बोलना पड़ेगा कि मैं बिल लाऊंगा, मैं रिजर्वेशन दूंगा। दैट टू इम्पॉसिबल। शिरडी में आके गए, शरद पवार के खिलाफ बोल के गए, तो क्या शरद पवार चुप बैठेंगे? अगर आप देखिए, अजित पवार को तोड़ के लिया देवेंद्र फडणवीस ने, एकनाथ शिंदे को तोड़ के लिया देवेंद्र फडणवीस ने, तो ये सारी बातें शरद पवार, उद्धव ठाकरे चुपचाप देखते रहेंगे, कांग्रेस चुपचाप देखते रहेगी। तो रिजर्वेशन का मुद्दा अजित पवार जाने के बाद उठ खड़ा हुआ है और एनसीपी के लोग टारगेट पर है, एकनाथ शिंदे के लोग टारगेट पर है, देवेंद्र फडणवीस के लोग टारगेट पर है। अंडरग्राउंड क्या कहता है? जमीन पे कान लगा के सुन लो। एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मराठा, नॉट ओनली मराठा, दलित पॉपुलेशन प्रकाश अंबेडकर सपोर्ट कर रहे हैं मनोज जरांगे पाटिल को। पूरी सोशलिस्ट जो फोर्सेस है, समाजवादी, वहां सभी जरांगे पाटिल की डिमांड को सपोर्ट कर रहे हैं और डबल इंजन की सरकार के खिलाफ जनमत पैदा हुआ है। ये ग्राउंड रियलिटी है, क्योंकि गलत ढंग से पॉलिटिकली इस चीज को एक हैंडल करने का तरीका देवेंद्र फडणवीस ने जो किया है, वो अभी बूमरैंग हो रहा है। बस मैं यही तक बताऊं। जी, ठीक है। अकीफ जी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार 2024 के इलेक्शंस भी आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सेंटर यानी केंद्र सरकार पर अब ये पूरी तरह से निर्भर करता है कि वो कैसे इस मामले को सुलझाएंगे। क्या लगता है कितना बड़ा असर 2024 के इलेक्शंस पर पड़ेगा इस मराठा आंदोलन से? देखिए, सिर्फ मराठा आंदोलन की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो मराठा आरक्षण का आंदोलन ये आज का नया आंदोलन नहीं है, बल्कि कम से कम पिछले 30 साल से इस आरक्षण के लिए अलग अलग ढंग से मोर्चे निकाले जाते रहे, आंदोलन किए जाते रहे और इसकी लंबी लड़ाई है, लंबा इतिहास है। अब पानी सर से ऊपर हो चुका है और अब 2024 की इलेक्शन की बात करें तो मैं ऐसा मानता हूं कि सिर्फ मराठा आरक्षण एक मुद्दा नहीं है। जो महंगाई है, रोटी रोजी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, ये सिर्फ मराठा समाज की नहीं है। ये समस्या जो है, जो SC, ST, OBC प्लस जो ओपन कैटेगरीज के लोग हैं, उन सबकी समस्या है। इसको मराठा आरक्षण या मराठा समाज तक इसको लिमिट करना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी भूल होगी। जो केंद्र की सरकार ने जो भ्रम फैलाया है, केंद्र की सरकार ने जिस तरह से रोजगार देने के लिए बड़े बड़े वादे किए हैं, केंद्र सरकार ने जिस तरह से डंका बज रहा है, ये जो कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे टीवी चैनल्स के जरिए जो लोगों की दिशा भूल करने की, गुमराह करने की, मिसगाइड करने की जो कोशिश की है,
दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। इसलिए लॉकडाउन के बाद यानी 2019 के बाद, लॉकडाउन के बाद यानी कि जब देश में कोरोना फैल चुका था, वहां से लेकर अगर हम इस अक्टूबर के 2023 तक देखेंगे तो सबसे ज्यादा आत्महत्या हुई है बेरोजगारी के कारण, जो कि लैक्स में है। जी। और साथ ही साथ जो लोन जिन्होंने लिया था, जो कारोबार करते थे, बिजनेस करते थे, नौकरी करते थे, करोड़ों लोगों की, लाखों नहीं करोड़ों लोगों की नौकरियां छूट चुकी है। ऐसे लोगों ने आत्महत्या की है। जो छोटे मोटे कारोबारी थे उन्होंने आत्महत्या की है। और कमाल ये है, एक तरफ तो ये लाखों की संख्या, हाथ में पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, इसलिए आत्महत्या कर रही है। और दूसरी तरफ जो है, इस देश के 20 लाख प्लस लोग जिनकी आय या जिनकी प्रॉपर्टी 100 करोड़ प्लस है, ऐसे लोग देश को छोड़कर विदेश में बस चुके हैं। एक जगह तो भारत के वो लाखों लोग आत्महत्या कर रहे हैं कि उनके पास रोटी रोजी रोजगार नहीं है, और दूसरी तरफ 20 लाख से अधिक लोगों ने इस भारत को गुड बाय कह दिया, हमेशा के लिए दूसरे देश की नागरिकता ली है। ये जो जमीन आसमान का जो फर्क है, इसको कहीं ना कहीं देश की जनता बड़े ध्यान से देख रही है कि मोदी जी का विकास ये असल में किन लोगों का विकास हुआ है और किन लोगों का विनाश हुआ है, ये समझना जरूरी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 2024 का इलेक्शन सिर्फ मराठा के आरक्षण पर निर्भर नहीं है। महाराष्ट्र में महंगाई है, बेरोजगारी है, और आज तो हालत ये है कि यहाँ पर जहाँ देवेंद्र फडणवीस जी जिस क्षेत्र से मुख्यमंत्री चुन बने, एमएलए बनकर आते हैं, उस नागपुर का एक ब्रिज गिर जाता है दिन दहाड़े, जो अभी बन रहा है, जिसपे कई 100 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन उसकी चर्चा नहीं होती कि ये भ्रष्टाचारी कौन है, इसको टेंडर किसने दिया था, क्या क्राइटेरिया पर दिया था। इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता का जो मेहनत का पसीने का पैसा है, वो महाराष्ट्र की ये शिंदे फडणवीस अजित पवार सरकार ने बर्बाद किया है। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ यहाँ का नौजवान, चाहे पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो, रोटी रोजी के लिए, रोजगार के लिए, काम के लिए, नौकरी के लिए वो मारे मारे फिर रहा है। दूसरी तरफ उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, और उनको एक जो आभासी शत्रु जिसे कहा जाता है, वो मुस्लिम, हर बात को ये एंगल पर लाते हैं कि मुस्लिम, हिंदू धर्म खतरे में है, देश खतरे में है, जातिवाद बढ़ रहा है, और सब मिलाकर जो है एक आभासी शत्रु, जो है नहीं एक्चुअली, एक आभासी शत्रु पैदा किया गया कि मुसलमान सामने रखिए, आप जातिवाद कीजिए। जैसे आज भी मोदी जी ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू के पास जो उनका भाषण था, उन्होंने क्या कहा, इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति सबसे बड़ा खतरा है। ये क्या मतलब है इसका, किसकी तुष्टीकरण? ये जो है नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति का स्टेटमेंट होता है, पर वो ये नहीं बताते कि इस देश में सबसे बुरी हालत मुस्लिम समाज की है, सबसे बुरी हालत रोटी रोजी, नौकरी, शिक्षण, स्वास्थ्य। ये जो सच्चर कमीशन ने दिया है, कौन सी तुष्टीकरण की है, कहाँ हुई है, बताइए आप। पूरे महाराष्ट्र से लेकर केंद्र सरकार में मुस्लिम का जो पॉपुलेशन का टोटल सिर्फ 2% सरकारी नौकरी में, 2%, कौन सी तुष्टीकरण? ये दरअसल जो हमारे भोले वाले हिंदू भाई हैं जी, उनके सामने एक आभासी शत्रु रखा गया है कि हर बात को एक रामबाण उपाय होता है ना, रामबाण, वो बीजेपी के पास है कि भाई कोई भी समस्या आ जाए तो आप सामने मुसलमान को खड़ा कीजिए और बताइए कि इनसे तुमको खतरा है, इससे तुमको धोखा है, तुम्हारे अस्तित्व को धोखा है, तुम्हारे धर्म को धोखा है। सारे खतरे मुसलमान से है, जबकि खुद मुसलमान बेचारा 2 वक्त की रोटी के लिए सुबह से शाम तक मारा मारा फिरता है। लेकिन मोदी जी का खेल वही है, वही डुगडुगी बजा रहे हैं अब भी, और समझते हैं कि इस तरह से वो 2024 के इलेक्शन जीत जाएंगे इसी रामबाण उपाय पर। लेकिन मैं मानता हूं कि देश की जनता जो रोटी रोजी और बेरोजगारी से और महंगाई से जूझ रही है, वो कहीं ना कहीं देख रही है कि इससे 2024 में फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, और भारी भरकम फर्क पड़ेगा। जी,
केंद्र की बिल्कुल। सरकार के साथ विश्वास जी, महाराष्ट्र आपको क्या सरकार लगता है जिस तरह से अभी मराठाओं ने इतना संघर्ष किया, इतना आंदोलन किया, लगभग 1980 से ये आंदोलन चल ही रहा है, क्या अभी भी इसका कोई हल निकलेगा? आपको लगता है ये संभव है? रिजर्वेशन का मामला मैंने पहले भी कहा, संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट के 4 वॉल्स में है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड किया है। अभी कितना रिजर्वेशन किसका होना चाहिए जी। ये एक मामला है, वो उसके ऊपर कानून बन चुका है। अभी इसके बावजूद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या स्टेट गवर्नमेंट अपने जनता को इस तरीके से कोई एश्योरेंस देती है तो वो अभी मैंने कहा ना बूमरैंग हो रहा है। एकनाथ शिंदे को क्या हक है? हाँ वो चीफ मिनिस्टर है, लेकिन हम जानते हैं कि इलीगल चीफ मिनिस्टर है। उनका डिस्क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। यहाँ का स्पीकर भी इलीगल है, यहाँ की गवर्नमेंट इलीगल है जी। और वो पार्टियों को तोड़फोड़ कर रही है। और इस तरीके से सेंसिटिव मैटर को वो डील कर रहे हैं जिसमें इमोशनल फ्लेयर अप हो रहा है, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। रिजर्वेशन के मामले में आज केंद्र सरकार के हाथ में अगर है तो उनके हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट में हाथ में है। तो स्टेट गवर्नमेंट कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकता। स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए यानी कि कि हल निकलना भी इतना आसान नहीं है, स्टेट के हाथ में कुछ नहीं है। अगर कुछ होगा तो सेंट्रल की गवर्नमेंट करेगी। अब देखना होगा कि किस तरह से मराठाओं को मनाया जाएगा। ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और इसी के साथ TV6 न्यूज नेटवर्क के इस खास डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए TV6 न्यूज नेटवर्क। और इसी के साथ प्राइम डिबेट में इतना ही। आप देख रहे हैं TV6 न्यूज नेटवर्क। और जाने से पहले आपसे अपील करेंगे कि आप TV6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।